share their tales with fellow humans. Storytelling is essentially oral in nature, but over a period of time, especially after Industrial Revolution and arrival of printing presses, they all have become written or typed down. कहानी सुनने और सुनाने की कला को जीवित रखने के लिए साहित्य अकादमी पिछले 4 दशकों से अलग-अलग भाषाओं में कहानी पाठ कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। ये सत्र साहित्य प्रेमियों को विभिन्न भाषाओं में सीधे अपने प्रिय लेखकों के मुख से कहानी सुनने का सुख प्रदान करने की अकादमी की एक कोशिश है और उसी कोशिश में अध्ययन करेगा। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे श्रीनिवास जोशी जी। आपका परिचय देना चाहूंगी। श्रीनिवास जोशी जी एक कवि प्रशासक हैं। आपकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लगभग 1 दर्जन कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने विभिन्न नाटकों में लेखन, निर्देशन और अभिनय भी किया है और आकाशवाणी शिमला से तैयारी की रात के लिए सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार भी जीता है। Presently, he is a member of Hindi Advisory Board of Sahitya Akademi and a resource person for various organizations. We humbly request you, sir, to kindly take the stage. Please join me in welcoming Srinivas Joshi ji, the chair of this session. इस सत्र में हमारे साथ लेखक हैं जो अपनी कहानियों का पाठ करेंगे। एक-एक करके मैं सभी का परिचय आपको देती जाऊंगी। निमंत्रण देना चाहूंगी रजनीकांत जी को। रजनीकांत जी was initiated to literature by his father. His published article was in the college magazine in the year 1972. He has worked in a school in Amritsar, followed by posting with Bharat Sanchar Nigam in Shimla. He got opportunity to pen a novel, Pehla Pyar, and a collection of poems, Lekin, short stories, literary reviews, and over 1,000 articles in newspapers and journals. We are very glad, sir, that you are with us today. हमारे साथ हैं सहाना विजय कुमार जी। आपको निमंत्रण देना चाहूंगी कि कृपया करके स्टेज पर आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सहाना विजय कुमार writes in Kannada. Her first novel, Shama, based on a contemporary theme of familial values, was published in the year 2016. Her novel, Kashi, has been widely acclaimed since its release, also being published in Hindi, English, and Marathi. Thank you so much, ma'am, for being here with us today. शैली किरण जी के बारे में जैसे कि मुझे मालूम होता है कि वो हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनको निमंत्रण दूंगी। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी सुमित ठाकुर जी के नाम के साथ। आपसे आग्रह करूंगी कि कृपया करके मंच पर पधारें। आपकी प्रकाशित कृतियों में हिमाचल की देव आपके अनेक संग्रह प्रकाशित हैं। आपने कल की दुनिया और लोक संस्कृति विषय पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया है। आपने मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग भी लिया था। आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं सुरेश सुंदरेशन जी। सुरेश सुंदरेशन is a multilingual writer and translator, writing in Tamil and English. He was awarded the prestigious Sujata Urimai Award of Tamil Nadu. S. Suresh has translated poems of Tamil Sangam poet and Telugu poet Kshetraya have appeared in Sahitya Akademi's magazine, Indian Literature. Very warm welcome to you, sir. सत्र की समय सीमा रहेगी 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। हम कोशिश करेंगे कि हम इस समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी अपनी कहानियों का पाठ करें, कहानी का चयन उस हिसाब से करें और फ्रॉम आगे बढ़े। उससे पहले आप सभी का हम अभिनंदन करना चाहेंगे और मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश, क्षेत्रीय सचिव साहित्य अकादमी से, कि वो मंच पर आए और हमारे सभी लेखकों का और अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करें। बाबू सबसे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीनिवास जोशी जी।
श्रीनिवास जोशी जी, यहाँ से मंच पर आपके हाथ में। मैं साहित्य अकादमी तथा भारत के भाषा संस्कृति विभाग मंत्रालय को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने कहानी के इस सत्र को हिमाचल प्रदेश की भूमि में रखा है, जहां से एक नहीं तीन वरिष्ठ कहानीकार आए। नंबर 1 गुलेरी जी, नंबर 2 यशपाल जी और नंबर 3 निर्मल वर्मा। ये तीनों यहाँ से हमारे हिमाचल प्रदेश से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं कहानी की बात करूं तो ये शुरुआत हुई थी शायद किस्सा हुई से, और अल्फ लैला एक किताब निकली थी। अरबी में अल्फ का मतलब होता है 1000 और लैला का मतलब होता है रात। 1000 रातों तक ये कहानी चलती थी। एक वजीर की बेटी थी शहरजाद, बादशाह था शहरयार। शहरयार को कहानी सुनने की आदत थी, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि उसकी मल्लिका उसको धोखा देती है, उसको मल्लिका को मार दिया। शहरजाद ने कहा मैं शादी करूंगी तो शहरयार से। वजीर ने बहुत मनाया कि बेटे वो तो मार देते हैं, नई नवेली दुल्हन लाते हर रात, क्यों आप उसको मार देना चाहते, क्यों उससे विवाह करना चाहते हैं। खैर वो नहीं मानी और उन्होंने विवाह कर दिया। फिर उन्होंने एक कहानी उसको सुनानी शुरू की। शहरजाद एक कहानी सुनाई जिसका अंत अगली कहानी के साथ जोड़ दिया। तो शहरयार ने उनको नहीं मारा। अगले दिन कहानी के शौकीन था, कहानी सुनने के लिए तैयार बैठे। फिर उन्होंने उस कहानी को सुना और इस तरह से ये कहानी चलती रही अंत तक के दिन। और अंततः ये हुआ कि उसको उससे प्यार हो गया और शहरयार ने शहरजाद से शादी कर ली। इस तरह एक कहानी में न जाने कितने लोगों की जानें बचाई। तो कहानी ऐसी होती है जो लोगों की जान भी बचाती है, जो लोगों में कौतूहल भी पैदा करती है। कौतूहल जैसे शहरयार ने पैदा किया था, जो जिंदगी देती है, ऐसी कहानी होती है। आज मेरे साथ श्री रजनीकांत जी को मैं बुला रहा हूँ, जो आज हिमाचली पहाड़ी में कहानी सुनाएंगे। आपके पिता एक शिक्षाविद थे, घर में पढ़ने का माहौल था। 1972 में आपका एक लेख कॉलेज की पत्रिका में छपा और शुरुआत हो गई एक साहित्यकार के साथ। इन्होंने अपना एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है पहला प्यार, और एक कविता संग्रह भी इन्होंने निकाला है, उसका नाम है लेकिन। तो रजनीकांत जी आइए और अपनी कहानी सुनाइए। मेरी कहानी का शीर्षक है बुआ करदा चमचम। बचपने दे स्याह दिन बड़े छाए थे, कोई फिक्र फाका नहीं सो, एकदम आजाद। मेरा बचपन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ बीत्या है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ जो सिखियां का घर भी बुलाया गया है। गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल नेड़े जलियांवाले बाग के नजदीक एक गड़िया के मकाने रहते थे। मेरे पिता और उस वेला सरकारी स्कूल के मास्टर थे। उस वक्त किराए बड़े कम कीमत पर मिल जाते थे। हमारे पास 2 बड़े हालनुमा कमरे थे। हमारे कमरे के नाल लगते कमरे मेरी माता जी के मासी के मनु सोमराज हो रहते थे। वो किसी पंजाबी प्रयास काम करते मते हसमुख कने जिंदा दिल माउंट सोमराज मामा होरी हर वेला
मत्था खड़िया कर दिया। मैं जित वेला मामा के अंदर सब बड़े खुश हो गए। उस वेला बड़ा मत सस्ता समय था। मामा सोम करने कुर्ता मिलता देखी कि मुझे मां ठाठरा भी बोंदे आजकल मैं दिखा कर दी तू सोमे कहने कोई ज्यादा घूमता फिरता रहना देख पढ़ाई समझ दे पहले कहते बाकी काम सबके बाद पढ़ने लिखने का काम सबसे पहले निपटा लिया कर। सोमा का छड़ा छड़ाक है शायद हो रहा है कि जो बड़ा कुछ करना है बड़ा लिखी पढ़ के बड़ा बनना है। सुना था कि नहीं माता जी मैं तो स्कूल का सारा काम करके मां मेरे बाल बना मुझे अपनी पढ़ाई का भी फिक्र है तू सब चिंता मत करा। पर मामा सुनती है संकर थोड़ा बैठना मुझे बता खड़ा पता नहीं क्या मुझे मामा सोम महाराज संगत मती छह लगती। मामा सोम बड़े फूले पाले मन मैं मम्मी सोम के मथे पर कभी बाटने दिखे हर बेला तीन नाम व्यथा खड़े खड़े रहना जिते वेला मामा मते प्रसन्न होते तो तीन रहना वश कराते। बुआ बैठी भैन बुआ करदा भैन भैन बुआ बैठी मां बुआ करदा बां बां बुआ बैठी रन बुआ करदा चमचम बुआ बैठी रन तो बुआ करदा चमचम रन गलांदे वेले तिन्हां दा मुंह दिखने वाला होंदा एकदम सुख लाभ हो जाता। उन्हां दे दिल च होने वाली नाड़ियां जो लेके आए बड़ियां भावना उछाल मारदी थी। ये लैने चीज़ां की गवाही दे दिया करदी। मामा सोम हर गल्ला मुस्कुरांदे रहंदे कने सामने वाले दा दिल जित्ती लैंदे अपना बनाने दे सारे बनाना जुबान ते आटा गूंदे वेला रोटी पकाते वेला सब्जी बनाते वेला तुड़का लगाते वेला मामा हमेशा कोई ना कोई गीत लोकगीत या टप्पे को गाते रहते। कोई भी पौड़ियां चढ़ी करी एक लंबी जी छत थी साड़ी जिसके आखिरी छोरे पर 4 फुट की लोहे की रेलिंग थी लगी। कोठी की छत्ता पर थे बेचारे दूर पासे नजारे सुझी जाते थे। कोठी की छत्ता पर खड़े होकर गोल्डन टेंपल के दर्शन किए जा सकते थे। मैं मामा कन्ने अक्सर रेलिंग बाहर खड़े हो जाते ऐसा दो ने चलने बाद की गलियां कंचे खेलते पतंग बुनते पंदका पीछे नटते न्याणे अक्सर सुझी जाते थे। कोठे की छत्ता पर थे शहीदी को गोलियां के निशान आलियां जगह पानी के फवारे बखूबी सुझी जाते थे। मारे कोठे के बिल्कुल सामने छत एक छत थी जो मैदान दिया लगती थी। उसे एक मुंजे च बड़ा बड़ा कबूतर खाना था। एक बड़े जो बक्से च अलग अलग खाने कई तरह के दड़बे थे पड़े दड़बे च घुसते बाहर अंदर आंदे नीले सफेद कने काले कबूतर बड़े शैल लगते। नीली तो होते स्वामी रंग बदलने कबूतर बड़े खड़े लगते थे। शिव साईं नीलकंठ होने का पर पैदा करके कबूतर कुटुंब को करते जब वो कने शरीर कने ज्वारी पड़ते खंभ फड़फड़ाते कने कुटुंब करते ये बड़े खड़े लगते थे। किच कबूतर गाड़ी पड़ते हमारी छत्ता पर चली जाते थे कभी रेलगा ऊपर बैठे जाते थे। इन्हां कबूतर का मालिक अदेव उमरा का एक मन था सह रोज कबूतर की चुंजा जो खोली कर दिखता सारे बंदोबस्त जो असा दो जने बड़े ध्यान ने दिखते बिच बिच उस अधकड़ मानू दी सोने दी छाया कुड़ी छत्ता पर सुचड़ लगी। वो कोई भी भाई हम बड़े साफ गोरा रंग कने बड़ी बड़ी आंखें किसकी बुत गोडिया तक पुजती थी। सह सोनी मुटियार अपनी कुत्ता जो हाथ च लेकर एक लोखी अदा च वहां लगती। ये अलग कुड़ी इया करती करती को 10-15 चक्कर लगती थी। इस मुटियारा की आदा पर मामा सो होरी फिदा हो जाती थी। एकदम उन्हां दे चेहरे दा बदल ले पौंदा था मुखड़ा एकदम लाल शुरू हो जाता था। जिते वेला से कुड़ी कबूतरा पीछे दौड़ती खूब खड़खड़ाती तो जो पता था कि कोई जो मारता है। इस वेला मामा सोन होरी 25 बरियां दे जवान पट्टे दे सांवला रंग चौड़े मुंडे चौड़ी छाती तंदुरुस्त चौड़ा शरीर उस पर 5 फुट 7 इंच तक उस कुड़िया दी छाड़ा छड़का दिखी करी मामे दे दिले पर हजार छड़ियां चलती। हां मैं समझने लग गया था कि मामे का दिल सामने वाली कुड़िया वास्ते धड़कदा जरूर है। मामा पढ़ाने वाले को जो कोठे पे सदी जाते अब पूरे रेलगा पर खड़े हो करी आखी सेना लगे बोलते उतने वेला उन्हें जो दिन कोई खबर नहीं रहती चकोर का काम था चलते चले आना शायद ये भी भूल जाते कि उन्हें रोटी भी बनानी चाहिए। मेरे जात खाने पर वो तुते हिलते इन्हें लगता था कि मामा जो कोई कार्य का खजाना हुआ नहीं दिया। मामा हमारा चेहरा एकदम खड़े रहता कमे से छुट्टी करके मामा कोठे पर बैठी जाते जिया छत्ता पर पूजी करी वो फौजी अपना मोर्चा सामने लेते। मामा हमारे प्रेस कपड़े किते पहन के कपड़े पर सहते की खुशबू पूरे दे पता लगी सिर पर अंग्रेजी के मामा हम नौ रहना करके थे। एक बार मुझे पूछना नहीं मनु सच दसिया मेरी खंदी कदे लेटा बाल मुझे बुढ़ी तन के उत वेला जिज्ञासा चम सीमा पर होगी मामा तुसा का बड़े बिल्कुल सटा रब झूठना बुलाया बिल्कुल तेरे दे साइड कर मेरे पे कसम ले लिया
मामा दिनेश 2-4 बार कहते हैं लेना जुड़ना नहीं पड़ते थे। बुआ बैठी बहन, बुआ करदा बहन बहन, बुआ बैठी माँ, बुआ करदा बाबा, बुआ बैठी रन, बुआ करदा चम चम, बुआ बैठी रन, बुआ करदा चम चम, चम चम आइए लेना पर मामा मते खुश हो गए। कई बार रन शब्द बार बार बोलते, बाकी जितने बार दरवाजे पर खड़े करेगी लक्ष्मी साक्षात गारन हुए तो दरवाजा बेशक चम चम करना लगता है। सोनी कने सुरखी गाड़ी के घरेज पैर रखते ही दरवाजे की कीमत दुगनी हो जाती है। मामा सोम आते जाते करी माता का जो मत्था टेकना बस बोले लमिया उम्र और मेरे बाबू माँ बोली बिंदी। एक दिन माता और जो मामे पर शक होया, अम्मा सह सवाल पूछी लिया बाबू क्या कर मैं मतलब तेरा दिखा कर दिया मेरा पाऊ बड़ा बड़ी ठाणी रहता है, बड़ा खास सुरमा पाता है, कपड़े पर सैंडल लग गया, तेरे लक्षण जो खरे नहीं लगते वो सोचा सच दस कोई कुड़ी का नहीं दिखी लेते हैं जे तो शहरी कुड़ी दिखी ले टाइम जो दस नीता मासी ने जो माइंड मेरे मारे मुन्नी एक पाऊ थी तेरे बार छड़िया था वो जब तू समझ नहीं सकी सो पाई सो अपने दिले की गल मुझे शताब्दी दसी दे नीता में मुझे मासी करने तेरे ब्याह वास्ते स्पर्श करना पड़े दिखा करते भैन जी तो जो मेरी कसम अम्बा पता नहीं कदे कुड़ी मेरे लड़ बनी नहीं है तो मैं पूरी उम्र रोंदा ही रहगा उतू उम्र से जवान पट्ठा पहले पुतू पेंडू बुआर कुड़ी किछ बात करते अम्मा जो मैं तो शायरी कुड़ी गहनी देख देगा तो शायद एक सी साय कराई थे मामा सो चढ़िया तेरा नाक पता है शायरी शक्ल दिखी बड़ी सी से सो मैं तू बड़ा पोला पालू मानू है त्या जो दुनिया नहीं दिखी जो शेख ने होश की चुकी है माता जी का अनूठा बना माता जी मामा सुनते बड़े कैमरे सुनते फिर हंसी थी क्या छोकरा तेरी जिंदगी है जी मर्जी जी जो दिले चाहे सो कर सदा खुश रहे मनुमा मैं अपने पगों से हमेशा खुश दिखना चाहती हूँ मामा सुन माता और रते बड़ा कवर दे सामने उन्हें बचते लेकिन बढ़िया क्या था छोटे शिष्य करने मामा को जो याद आते क्यों चांद छको पता नहीं क्या सोचा मामे मामा हमारा शिष्य कृषि बर्थडे के थोड़ी था फिर 2 दिन हट जाके बड़ा शिष्य ले शिष्य धीरे मिला मामा कुछ ना कुछ बोलते रहते बड़बड़ाते रहते नोना फिल्मी थी डायलॉग बोलते रहते मामा अपने आप को जो खुशी हीरो के काट सो समझा करता और दा और एक दिन सो मामा और बाजार के एक सस्ती शाड़ी का पोथल खरीदी है एक शेर ना जो मुख जवानी आती पहाड़ी बोलनिया हफ्ता मामा जो बिल्कुल मुख जवानी आती अजब की यादाश्त मामा सुन पता नहीं कुनी मामे के कहने से मारी छड़ी के सोमवार का व्रत रख लिया ताकि जो सोनी कुड़ी मिल सकती है तो महाराज उस तरह के सोमवार का तीन व्रत भी रखना शुरू कर दिया फिर कमरे के बाहर कागजे पर लाइन जैसे आज सोमवार का दिन है सोम जी महाराज ने मौन व्रत रखा कृपा करके रुकावट पाने की कोशिश ना की जाए पर इस सबके परंत क्या मिला कि मामा सोमराज कोठे पर जाना को रुझान क्या बजा की कोई इस पर्जे रुकावट पाई है सामने आई कुड़ी संजय जो अपनी छत्ता पर ठीक बक्के पर कट हो जाती है छह मुटियार मामे जो दीदी कहने गदगद हो जाती फिर मामे जो दीदी उसी पुत्र जो पकड़ी जाती कहने उसी तो वहां पर हल्के के अपने गोरे हाथ फेरी लगी फिर हंसती हंसती उसको चुम्मी लगी फिर मामे बना के नजर दी मामा और कथा करने अपनी कदम चकती देते तीस वेला वाला दिन भाग हो गया फिर दो जन कोठे के उतरी करी मामा और दीन गंभीर हो जाते दिन फंद लगाई के उड़ा करते एक दिन मामा सो मरा उस कुड़िया जो गड़िया चौंका दिखा चाट एक रुका नुमा चिट्ठी जेबा ते कटी कर मेरे हाथ समाते गया उप्पू मेरी कान वाले ध्यान से सुन कि जो आज को मेरा काम करना है ए रुका उस दूसरे वाली कुड़िया से देख रही हो ध्यान रखिया ए रुका कुछ ज्यादा आ ना जाए कोई जिन्ना मर्जी करके पूछे तू दिखा करता करने के बाद ध्यान रखिया साड़ी पहन के पता ना लगे इसका जे पूछा स्टूडियो से देखता तो तेरी की पिक्चर पक्की थिएटर असाइन फिलाज होना मैं तू करे वो कुड़ी सट बाचे करवाचा उल्टे हाथ पर हाथ मार दे मामा सोमरा करे मामे की आंखें से मैं चाकिया बड़ा गहरा समुद्र था आज चिट्ठी के डिजाइन के मतलब जो मैं पहली बार समझा था ऊर्जा में अपनी निकलने वाले किता कने छोपड़े या प्यार का गलिया चाहिए रास्ता एकदम साफ था मैं गलिया का आखिरी पूजा पार किया उतरा वाली कुड़ी मेरे बिल्कुल सामने थी मैं रुका निकला ते कटिया स्ताबी उस कुड़िया जो उठाया इशारे करने समझाई छड़िया एक कम में न तत्परता ने इशारे कीता मेरे सारे चारे पासे देखा वो मुझे खत्म नहीं करता चट दौड़ी कहीं मैं करिए जो पार किया पता नहीं इतनी ऊर्जा कहीं ताकत मेरे अंदर कुछ आई पलक चपके मैं अपने घर बैठी है मेरे सारे का ऊपर कने थल्ले नहीं किए
मैं जो एक मुद्रा छत्ता पर पूछी गया मामा सोने ने मुझे पिक्चर दिखाने का निश्चय कर दी तो संजा दबेला आये गलिया जो रोशनी सो गई उधर छत्ता पर थे एक मुद्रा द्वारी पर एक रुका मामा पूजा छुट्टी करेगा चला गया इस पूजे से रात्रि दे 8 बजे उस कुड़िया ने मामा सो जो जलियाने बाग से मिलने वास्ते सदे मामा ने पूछे जो कई बार पढ़े और उस पूछे जो कई बार चुमिया गेट के नाम लाजो जो कई बार दोहराया कर पुकारा सामने खड़ी लाजो मुस्कुरा कर दी कने हाथ नहीं ला कर दी मामा और छत्ता पर देखती है जगह आई के प्रेस के कपड़े पाए फिर आई के कपड़े पर इतने छड़किया शीशे सामने खड़े हुए थे एक खास कैच बार बारे और माले पर इतने छड़किया मामा तो सदा किसी पिक्चर देख लो करे इस दोस्ती की कसम मामा को किसी की नजर न लगी जाए मामा ने प्रयास शुक्रिया करते हुए लोकोड़े से रखे ठाकरा जो चुकी करे मथा टेकिया कमरे के बाहर छोकरा कदम लाए मामा जी हां काश के ऊपर उड़ा ऊंचा और ऊंचा देख तो अपनी मम्मी तुम्हारा ज्यादा है मेरे करने करने ही है या कुछ किसी ज्यादा मेरे सौती को साथी छूट जाएगा सुन कल्ला मानो ते लागन टूटे लेदा नहीं होता इनको गल्ला ला ध्यान रखना भैन जी जो इस मुलाकात का पता ना नहीं लगा चाहिए फिल्म दे लॉली पादे में जो तरह बनी है मामा सो हथे बनी कड़ी बात खींच डाले मरजानी को खड़ी ना हुई फिर कभी कड़ी जो बार बार दिखे फिर कन्ना में लाते फिर सोना लग दे मैं मामा सो की हालत वो खूब बीच में समझा करता उन्होंने की उतावली मेरी समझ से परे थी मैं खुद हैरान था कि विदेशी टूरिस्ट अपने महंगे कमरे छुट्टी के लिए करा रहे थे अच्छा 7:30 बजे थे आधा घंटा बाकी था मामा सोन मुझे लगभग सीधे अपने कन्ने खींचने ले जा रहे मामा सीधी 2 बार पूछना चाहते थे क्योंकि लाचो समय के पहले ना जाए मैं कहने मामा और आ जा रहे थे बाकी चीज बड़ी रौनक थी 8:15 का वक्त हो गया जो बड़े दरवाजे की तरफ शहर मजार साढ़े तरफ किचन मामा मामा और एकदम नापी तो लेके बोलना शुरू किया ओ नीली छतरी आए तेरा मता बता छोड़ा तू मेरे ऊपर इतनी सारी मेहरबान हो जाना ये मैं सुपर से सोचा नसीब मेरे ऊपर इतनी जल्दी जाके हो जाए इसकी कल्पना मैं कभी नहीं की थी लाजो तेरा मता बता छोड़ा लाजो तू भी कुछ बोल देख अजय चुप मत रही इस बार अपने प्यारे का साथ करे मामा और सब कुछ अपने पर चला था लाजो ने अपना सच्चा मुंह करने वाला ले जाकर किसा ना सर बोली सकती है ना सर सुन सकती है मामा दे करना जिया कुछ ने शिक्षा को दिया मामा जो कट्टे तो खून नहीं ये सब एकदम हो गया क्योंकि मामा जो तो थोड़ा झटका था मामा कभी लाजो ना दे कभी घासे कर दे मैं देखा लाजो दी आंखें ते मोटे मोटे उठ के बगल लाजो ने मामा ने एक नजर पर देखा एक मधु कने देवना से गाड़ी निकल थी से नजर आज तक मुझे याद है लाजो जो पता नहीं क्या सोचा कि शायद अंदर अंदर वो दिशा से नजदी चली ए नी स्थापित हो गया कि सांचे सोचने का मौका भी नहीं मिला इस घटना का दुनिया कैसे लाजो जो रोक नहीं सकता मैं भी इस घटना दे रहा था मामा सोम से पकड़ी होती गई उन्हें दी आखी आके मेरा चाहिए मामे घटना ने रेलिंग पकड़ी छुपी थी क्या सोचा कि क्या होगा मामे ने आकर दिल करना किया अपनी जगह पे उठे मेरे मुंह पर हाथ रखा एक उदी नजर घासे मारी नीली नीली छतरी आए मेरे कन्ने कुछ लग गया कदिया दिन दिखा मुझे मामा ने अपने रुका दे मामा एक न्याणे से दुष्टि रोए थे जाते जिसका कोई प्यारा बनाना कोई किसी ने कोई लिया वो ठाकरा थे मेरे जे तीन हमारी थी तो लाजो दुश्मन के पास ले मेरे कन्ने कुछ मानने का बदल दिया था मामा सोम करने कल्ले बरबाई की जाले अगले दिन मामा और इनका आगे सारा सामान सुनना शुरू कर दिया खटखट दिया वजह करने माता जी ने कमरे अंदर जाकर देखा मामा सोम अपना खिचकाते कर रहा था अम्मा जी बोली थे छड़िया पता नहीं कौन तू टक ठोक कर रहा था जिज्ञासा करने में कहा आई जे मैं नाम दी तो मेरे जान तेरे जानता कहना जो कुछ दशरथ गाड़ी अपना इस तरह बनी
जो गायक है एक बार ऐसी मेरे कने कोई मेरे किसी ने कोई डाल दी तो सगम जो बच्चा से बढ़ जाए तो एकदम जो चीज करने में तो सकने क्या होगा रसले नदी मुझे दुकान मिल गया है मेरे भी है किराया भी कम मेरी अकते अकते बनिया के मामा दे अकते ऊपर दुआ दे सो माता जी की दे मामा और कुल समाज का कनेक्शन दे मैं मामा सो जो चलते गुजरिया मेरा ना जो ट्राई करेंगे उसका मेरी आंखें के तो बगले जाले मेरा एक पक्का दोस्त चली गया तना के दिन जिले हेलो, अब मैं बुला रहा हूँ सहाना विजय कुमार को, जो कन्नड़ में लिखती है और आज कन्नड़ में अपनी कहानी ये अंग्रेजी में सुना रही है। आपका उपन्यास एक बड़ा मशहूर हुआ है जिसका नाम है खुशी। इसका थीम कश्मीर है, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती नहीं, कश्मीर में जो घट रहा है उसके बारे में उन्होंने लिखा। बहुत ही मशहूर उपन्यास है, 5 बार छप चुका है। क्षमा और अफसाना इनके 2 और उपन्यास हैं और लेखन अभी भी जारी है। ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. A chapter from the novel Kashmir. Before this chapter, I'd like to give a brief background of the novel so that the essence of this chapter can be well understood. Kashmir explores the genesis of the Kashmir problem from social, religious, and political dimensions. The problem that escalated, resulting in the ouster of the Hindu community from its homeland, has been portrayed with an array of characters. This trauma was endured by lakhs of Hindus who quit their homes overnight. The current chapter explores the inhumane conditions a newlywed couple is subjected to. The couple, Aarti and Sanjeev Kaul, lose the spirit of their marital life, and Aarti recollects how everything happened in this chapter. This is how it reads. Aarti rolled over again. The stories of other people are shareable, to say the least, but ours, it was in the early days of my marriage with Sanjeev. When we left in the dead of night, holding on to dear life, with this idea we would never return, with a huge demand for vehicles to Jammu, the in-laws, both and sister-in-law, had to make do with a goods truck crammed like boxes on a 12-hour journey. When we arrived at Turku camp in Jammu and saw the situation there, didn't our hearts sink? Having registered our names in the migrants list, when someone pointed to a row of tents as your home, my mother-in-law reacted by shedding tears. My father-in-law let out a deep sigh. The tent was just a sheet of tarpaulin draped over 2 poles. Although secured by tying it to the pegs on the ground, there was no guarantee that it wouldn't be ripped off by a strong gust. And that happened the very same night. At one point, when it flew off, my mother-in-law shrieked in pain, but only to find 2 other people taking their clip back to the pegs. We were still unsure it would stay. So when he sat holding it by his hand all night, I was staring at him from where I was sleeping. He was also looking at me and gesturing me to sleep with a smile. I can't remember if it was a faint smile or a big one, but it was from the bottom of his heart. But I clearly remember that that was his last. After 4 nights in the tent, a frail-bodied mother-in-law grew weak. The very next day, Sanjeev located a charitable housing and managed to secure accommodation, although it was a temporary arrangement for a few weeks. A sea of people was pouring in continuously from Kashmir every morning.
Moving base frequently with our bundle of clothes, making way for new families was the need of the hour. With people struggling to find rooms everywhere, it became inevitable to put self-interest above the well-being of others. And when he was running around to find a place, we realized that the prices had skyrocketed. Finally, thanks to a compassionate stranger, when Sanjeev secured a small room on the seventh floor, he had thanked the stranger profusely. Although we had to shell out a fortune for rent, we were happy to have a roof over our heads. When I placed the stove in one corner of the room and called it the kitchen and designated the space between the kitchen and the bathroom in the other corner as living room, everyone nodded in agreement. When we slept on beds made of newspaper, even if one drifted into sleep for a bit, the sighs and sniffles of others would wake one up, and relaxed, uninterrupted sleep was unattainable. While bathing in a bathroom, not even wide enough to stretch both arms, cramped, pouring what little water was there, more than the water, it was the tears that drenched the body. There was not a single tap in this room on the seventh floor, and hauling water by the buckets consumed most of my day. Although Sanjeev helped to some extent, it wasn't possible to tie him down to domestic chores while he was looking for gainful employment. And how much can you load on a young girl who's to be sent away after marriage? Lugging the bucket with great difficulty, with every floor I crossed, every step I climbed, memories of the life that was would gush in, making the load seem more cumbersome. Back then, Sanjeev was no longer receiving the salary from the job he held before leaving. While he was struggling to make ends meet with his savings and what little he could earn now, I expended my energies in cooking, cleaning, laundry, and doing other chores all day. No matter how tired I was, during the night, with heightened desires and craving his intimacy, I would clear my throat now and then, indicating that I was still awake. The place was not big enough for 5 people to even stretch properly and sleep. How would we then? I could sense his tossing and turning and sitting up in frustration. With a looming possibility of in-laws waking up any time, it was inevitable to suppress my desires. Frustrated that we were unable to unite, the very sight of their faces in the morning was infuriating. Unable to contain ourselves, late one night, he came over and eagerly waiting for such a moment, I reciprocated hurriedly, and what started in an instant, when it ended just as quickly, although the dashed hopes of the climax were disappointing, I had to feel content at the semblance of communion. After those 2 minutes, when I opened my eyes, noticing the father-in-law rolling and mortified at the thought of him having known what happened, I couldn't face him the whole of the next day. Not just me, it was when Sanjeev too started avoiding his father that I began to feel that there will not be a repeat of that act. The memories of the bedroom and plush bed back home, of the nights spent in his warm embrace. Was it all real? When I questioned myself in disbelief, the reality would seem ever more arduous and spring tears. Introducing me to the new families moving into our building, when Sanjeev said, "She's my wife," it felt unreal and I would stare at him. It was perhaps a month after that night when I realized I had missed my periods. The joy of knowing why lasted only a few moments. In my mother's time, it seems, when a lady got pregnant, too embarrassed to talk about it, she would tie a red thread, Nirvan, to the dechur in her ear, indicating the good news of her impending motherhood. It's only embarrassment I have to contend with, I thought, to share the outcome of my shameless act and without uttering a word to anyone. I followed Sanjeev one day as he was descending the stairs and gave him the news. A streak of joy flashed for a moment on his face and vanished. "Let's see," is all he said and left. With my pregnancy failing to lift my spirits, I spent days waiting for his response, caressing my tummy occasionally when nobody was watching. Luckily, I didn't have morning sickness. It must have been the 5th day. While fetching water, there was a sudden pain in my lower abdomen and my thighs became wet and I had run back inside. When what had sprouted couldn't take root and was leaving me, unable to make sense if it was for good or bad,
and with no room even to cry my heart out and unburden myself, I had spilled chili powder on myself. When I informed him, the sigh he let out, was it tension, pain of losing our baby? Or was it the relief of having avoided an embarrassment? I didn't even get a chance to ask him. Hoping that he would never come close to me again, at the same time unable to deal with being away from him, the suffering of actually experiencing a pain that I never knew existed. To whom should I tell my tale? It was heartrending when I went looking for my mother's tent to meet her. Whose trepidation was greater? Was it my brother's, who was rendered penniless after leaving a farm worth lakhs and is now running around looking for a job daily? Or was it my sister-in-law's, who refuses to disappoint expectant faces at supper time and is helping out by selling her priceless golden dejure and huts? With not even a "how are you, my girl," mother is trapped in the enormity of her pain to check on me. I just can't eat, auntie. There's only sand in the food, says the little niece, frowning. It's the sister-in-law who's handling everything and everybody. The angst of holding it all in, lest the family implodes, is reflecting in her eyes. Has the child's studies stopped? I asked. No, they have set up a makeshift school for all the kids in the next tent. She also goes there. And at her study time, we sit outside so that she isn't disturbed. The sister-in-law smiles sadly. She adds life to the notion that education is our best weapon. The place is full of snakes and scorpions, dear, and I'm scared that the little girl might get bitten at night. I stay up and keep watch. Father explains the inevitability of having to sleep in the day. Bhabhi, what about toilet? Before I could complete, she points to the distant bushes. In the beginning, I felt squeamish walking out with a jug of water. Now I've gotten used to it, she said. I looked down in shame. By the day, my troubles pale against hers. The night's pangs are incomparable. Amidst all this, it was when the summer set in that I realized the cool Srinagar and 45 degrees centigrade scorching Jammu were like chalk and cheese. Sanjeev managed to arrange some money, bought an air cooler, and gave relief to his parents. But there in the camp, father passed away due to sunstroke. Crumbling under the arduous workload and losing appetite, when I was weakening, Sanjeev began worrying. She is losing weight. Take good care of her, the doctor advised, and he was aghast. When squaring a day's meal was a challenge, how do we nourish the body? Around the same caring for her. I had already weakened a lot and couldn't regain the luster again. After 2 years, when we managed to move to an accommodation with 2 rooms, neither of us was in a state of mind to appreciate it. But then, with an irrepressible desire for motherhood springing, at nights I would throw myself on him. Even if he was not interested and feigned tiredness. Being as he was, hesitant even to touch me, when he would go limp, unable to proceed, I had forgiven him the first few days, but later I started to get annoyed. Distraught, seeing him continue to demur, speaking to his father might have seen what he did, that too in such circumstances. If you eased up on those feelings, everything will be all right, she said. When I asked how her marital bliss was panning out, she replied, to master the art of control over desires is a challenge facing all our marriages. We must take up this trial. My man has ruled, so he is not come near me. He won't either, I know, she admitted in a matter since this mendicant like having left, hoping to return soon, it has not been possible to step back into the home yet.
Apart from a short-lived pregnancy, have I gained anything else in life? I wonder. Realizing that Sanjeev has not got even that, my heart grew weak and tears fill my eyes. It breaks my heart to think of my man, so able and vivacious, rendered so impotent. It's not him who is weak, it is the state and the central government that has pushed us into this hardship. Those who couldn't stand up to face the truth, the kind that accepted what was easily palatable as truth. How else to label them other than impotent? The religious fanatics blind to the unspeakable crimes in the name of God and religion, and the people of this country who have remained mute spectators for 28 years while this carnage went on unchecked in a corner of their own country. In my view, all of them are nothing but impotent. The biased human rights activists that fight for minority rights, trivializing our laws as merely financial, the namesake intellectuals, the media that builds a victimhood narrative for whom they favor, they are all nothing but impotent. My man is not impotent. No, not at all. Let anyone who calls himself a man dare call him that, and I'll rip his tongue out. The thought made her breath heavy, lips quiver, and her eyes welled up. Which court in the world has the power to make good of my loss? If there is one, I'll file my petition right this moment. As she battled her feelings, overwhelmed by grief, she suppressed the cry that was pressing up to breach her throat by covering her mouth with the fall of her sari. In the attempt to sob without making a sound, her neck and face flushed with heat. Her other hand was caressing her belly. Thank you. वो उपन्यास हुए हैं और व्यास नदी की यात्रा कथा भी छपी है। आज आप कहानी सुनाने जा रहे हैं सुंदरी। माननीय अध्यक्ष एवं मंच से अन्य कहानीकार एवं सामने दिग्गज लेखक कवि, मेरी कहानी स्थानिक है और ये एक लामन या भावुक कहते हैं ब्राह्मण लोग करे बोले जीवनी कुमार उस ब्राह्मण को 2 लाइनों में डालकर हम लोग लोग क्या बोले जीवन घोड़ा लोगों को कहने पर मंदिर खाते हैं 4-5 सालों लगातार जारी था। लोग चारों तरफ से आ रहे थे, किटौड़े, बांदी, बाड़ू, कंठी की तरफ से
लंबी लंबी पंक्तियां दूर पास दिखाई दे रही थी। स्त्री पुरुष युवक युवतियां पंक्ति में ऐसे चल रहे थे जैसे चींटियां तार पर चलती हैं, क्योंकि आज के दिन देवता पराशर का सबसे बड़ा नौकरी का मेला था। देवता का मंदिर फूलों के जरिए से सजा हुआ था। एक तरफ रोमांचित हो पर पहुंचकर वे मंदिर देखकर जय जयकार कर रहे थे। इस धार के आसपास उत्तरशाल शिवावतार और शोर का क्षेत्र आबाद था। शोर क्षेत्र के खमादा गांव एक स्त्रू भी गांव की अन्य महिलाओं के साथ सौरा की तरफ चल रही थी। इससे पहले सौरा नहीं आई थी। उसने लोगों से सुना था कि सौरा था मनोरम स्थान पर स्थित है। वैसाखी संक्रांति पर होने वाले उत्सव पर उसे देवता के चेले ने नाहौली में आने के लिए निमंत्रण दिया था। इससे उसके मन में सौरा आने के लिए उत्सुकता बढ़ी थी। उसके साथ चल रही महिलाएं कह रही थी कि नाहौली में देवता पूछ होती है। देवता इसमें सबके मन की मुराद पूरी करता है। हर विवाहित महिला सुधुरु के मन में भी देवता जानने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने सोचा था सौराधार को पहुंचकर सुधुरु को बड़ी शांति मिली। चारों ओर का मंजर देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसके एक किनारे पर 3 छत वाला पैगोडा शरीफ मंदिर देखकर वह देवता के प्रति नतमस्तक हो गई। धार पर थोड़ी देर सब महिलाएं आराम करने बैठी और मंदिर के आसपास का दृश्य देखते हुए नजरों को तृप्त करने लगी। कुछ समय बाद मंदिर घंटियों की ध्वनि से उठी और मंदिर की ओर बनी सीढ़ियों से उतरकर मंदिर के पास पहुंच गई। मंदिर में देवरात के सामने माथा टेका, मन ही मन देवता से उसकी मन्नत पूरी करने की प्रार्थना की। अभी देव कुछ आरंभ नहीं हुई थी, तैयारी चल रही थी। पुजारी धड़च में धूप जलाने की तैयारी कर रहा था। वाद्य यंत्र बजाने वाले ढोल नगाड़ों के नटों को कस रहे थे। इतने में देवता का गुर भी तैयार होकर उपस्थित हो गया। बादकों ने देवा वाहन का ताल बजाना आरंभ कर दिया। गुर को देखकर गुरु ने उसके चरण स्पर्श किए। गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कब आए? अभी पहुंच गए। आप कैसे? गुरु के चेहरे पर एक चमक आई। हल्के से मुस्कुराया पर बोला कुछ नहीं। फिर देवता के रथ की ओर मुड़ गया। दूर बैठे कारदार धामी थाली भंडारी आदि कार्यक्रम देवता के रथ के समीप आने लगे। पूरी होगी तो बादकों ने देववाहन के ताल बजाने आरंभ किए। ढोल नगाड़ों के घने घने घंटी की टेढ़ी मुड़ी की ध्वनि गूंजने लगी। वहां बैठे हुए सभी लोग चुपचाप गुरु के शरीर से देवता के प्रवेशित होने का इंतजार करने लगे। कार्यक्रम देवता से प्रकट होने की प्रार्थना। देवता को साधने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए गुरु आंखें बंद करके देवता का ध्यान करने लगा। कुछ ही पलों में उसके शरीर में देवता के प्रवेश होने के लिए कंपन हुआ। उसने आंखें खोली। उसे सामने बैठी महिलाओं के मध्य सुधुरु दिखाई दी। सुधुरु को देखते ही उसका ध्यान उसके शरीर का कंपन बंद हो गया। उसने दोबारा से आंखें बंद की और पुनः देवता का ध्यान करने लगा। दूसरी बार भी उसके शरीर में देवता प्रवेश करने लगा। आंखें खोली तो सामने फिर से सुधुरु का चेहरा देखकर
उसकी एकाग्रता भंग हो गई। आज गुरु का ध्यान देवता के बजाय सुदूर की तरफ जाने लगा। जब देवता आने को होता तो उसे सुदूर दिखाई देने लगते। आज तक तो देवता के प्राण नहीं लगता था। आज क्या बात होगी? पुजारी, कारदार, भंडारी और देवता के आगे प्रार्थना करने लगे। कारदार कहने लगा, ऋषि महाराज, आज तक तो एकदम प्रकट हो जाता था, आज ऐसा क्या हो गया? क्या हमसे कोई अपराध हो गया? यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा कर दे, हम तेरे चाकर हैं। आज तेरा बड़ा उत्सव है, दूर दूर से इतने सारे भक्त तेरा आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं, परंतु तू तो प्रकट ही नहीं हो रहा। क्षमा करना देवता, मनुष्य से ही गलती होती है, जल्दी प्रकट हो, तू तो सभी बातें जानता है। गुरु पुनः देवता का ध्यान करने लगा। जब उसके शिव में देवता प्रकट होने हुआ और उसने आंखें खोली तो वैसे ही सामने स्वरूप दिखाई दिया। देखकर फिर वापस हो गया। ये तो बड़ी मुश्किल। बाजे पे ढाल ताल बजाते बजाते थक गए, कई घंटे गुजर गए, लेकिन गुरु के शिव में देवता प्रकट नहीं। टाउनसी देव कार्यवाही का जानकार था। उसने देखा जब जब गुरु के शरीर में देवता प्रवेश होने को होता है, ये सुदूर को देखता है। सुदूर को देखकर इसका ध्यान भंग हो जाता है, जिस कारण इसके शरीर में आया हुआ देवता भी वापस चला जाता है। इसका उपाय करना पड़ेगा। उसने संकेत से कारदार को पास बुलाया और उसके कान के पास गुरु की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जो सामने महिलाओं के मध्य गुरु बैठी है, इसको यहाँ से हटा दो। इसको सामने देखकर गुरु के पास देवता नहीं प्रकट हो रहा है। ढौसी के कहने पर कारदार ने महिलाओं को बैठे गुरु पास उठकर अपने पीछे आने को कहा। गुरु अपने जगह से उठी और मंदिर के पीछे पहुंचकर कारदार से पूछा, क्या हुआ कारदार जी, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई? बात ऐसी है गुरु, बोलना मानना, तुझे सामने देखकर गुरु के पास देवता नहीं प्रकट हो रहा है, इसलिए अगर तू कुछ समय के लिए गुरु के सामने से हट जाती तो कारदार ने समझाते हुए खुलासा। व्यक्ति के पास से गुरु के हट जाने की देर थी कि गुरु के पास देवता प्रकट हो गया। ये स्थिति देखकर वहां बैठे सभी लोगों ने खुसर खुसर होने लगे, कहने लगे, गुरु के पास गुरु के कारण देवता नहीं आ रहा था। कुछ कहने लगे, शायद इस गुरु का गुरु के साथ कुछ चक्कर है, तभी तो गुरु का ध्यान भंग हो रहा है। एक युवक कहने लगा, गुरु इसको चाहता होगा, चाहता भी क्यों नहीं, इतनी सुंदर जो है, देखो इसकी आंखें कितनी मोहक है, चकोरी लगती है चकोरी, इसे देख कर किसका दिल नहीं चाहेगा इससे दिल लगाना। हमारा गुरु भी तो रूपा है, अब इसका विवाह भी नहीं हुआ, इन दोनों की जोड़ी बढ़िया रहेगी। एक दूसरे युवक देखा, सुधूर तो ब्याही हुई है, जिसका पति फौजी है, गुरु से क्यों दिल लगाएगा? एक बुजुर्ग बोला जो अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। गुरु के इर्द गिर्द मजनू देखकर देव कुछ फल से कुछ लोग मंदिर के पीछे वहां आ गए। अपने आसपास बहुत से लोगों को देखकर गुरु परेशान हो गई। उसने बड़ी शर्म महसूस की। भीड़ देखकर वैसे को डाकू के पल्ले से ढककर रोने लगे। उसके रोने पर लोगों का जमावड़ा और बढ़ गया। ऐसी स्थिति आ गई कि देवता के वहां से अधिक भीड़ गुरु के इर्द गिर्द जमा हो गई। ऐसा लगा जैसे एक जो देव पुरुष गुरु के पास है और दूसरे देवता प्राशर के पास। गुरु लोगों की बातें सुनकर सोचने लगे, ये दुनिया में कैसी कैसी बातें करती है, इसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है कि मेरा गुरु के साथ कोई चक्कर है। मैं तो केवल देवता से बच्चा होने की प्रार्थना लेकर आए थे, मुझे क्या पता था कि हाँ ऐसा कुछ होगा। इससे बेहतर तो मैं आई ना होती। सिसकते हुए उसे अतीत की सारी घटनाएं स्मरण हो गई। के टियर गांव के किसान परिवार में रहने वाली सीधी सादी लड़की थी। माँ बाप की लाडली, 2 भाई बहन थे। भाई उससे 4 वर्ष बड़ा था। भाई उससे बहुत स्नेह करता था। 12वीं पास करने पर उसका भाई फौज में भर्ती हो गया था। जब उसने गांव के स्कूल में 12वीं की पढ़ाई पूरी की तो आगे की पढ़ाई न करके वह अम्मा बापू के काम में हाथ बटाने लगे। यदा कदा घर में उसके विवाह की बातें होने लगी। माँ बाप चाहते थे कि उसका विवाह गांव के आसपास ही हो ताकि वह हमेशा उनकी नजर में रहे। उन्होंने गुरु से भी कहा कि यदि गांव में कोई लड़का उसे पसंद हो तो उन्हें बता दे,
लेकिन उस गुरु को कोई भी लड़का पसंद नहीं है। भगवान की इच्छा के सामने आदमी की नहीं चलती, होता है। एक बार उसका भाई मास की छुट्टियों में घर आया हुआ था। माँ बाप ने उसके सामने उस गुरु के विवाह की बात छेड़ दी। उसके भाई के साथ मंदिर सिंगोर के खमरादा गांव का एक युवक भी घर में था। भाई के साथ वह भी घर आया हुआ था। भाई ने कहे उसके साथ गुरु के विवाह की बात चलाई हुई थी। भाई ने माँ बाप से कहा, तुमसे अधिक चिंता मुझे है गुरु के विवाह की। मैंने तो इसके लिए लड़का भी ढूंढ लिया है। मेरे साथ फौज में नौकरी करता है, अच्छा घर बुलाया है। यदि इस गुरु को पसंद आएगा तो इन्हीं छुट्टियों में उससे गुरु को विवाह करवा देगा। बेटा, हम तो अपनी बेटी के विवाह घर के नजदीक करना चाहते थे। बापू ने कहा, मंदिर सिंगोर कौन सा दूर है? सुबह नाश्ता करके गए, दोपहर का भोजन धान लिया और शाम को वापिस हो गए। इतना ही तो दूर है। पर बेटा, हमारे कहना चाहते कुछ नहीं, आप एक बार लड़के को देख लो, आपको और गुरु बहन को ठीक नहीं लगेगा तो मैं जबरदस्त गुरु का विवाह नहीं करवाऊंगा। ये मेरा वचन है। क्यों सुधू, तो क्या कहते हैं? उसने गुरु से प्रश्न किया। भाई का प्रश्न सुनकर गुरु शर्मा गई और वहां से उठकर खेत की ओर चली गई। बेटे की बात से माँ बाप भी सहमत हो गए। अगले रविवार को लड़का अपनी माँ के साथ आ गया। गुरु के माँ बाप को लड़का अच्छा लगा। गुरु को भी भाग गया। देवता से अनुमति लेकर सप्ताह के अंदर गुरु का विवाह सिंगोर की फौजी के साथ हो गया। गुरु की ससुराल में केवल एक वर्ष पहले देहांत हो चुका था। सास गुरु का बहुत ख्याल रखती थी। उन्हें इतना तालमेल था कि सास बहुत से अधिक बेशकियां लगती। पति दोनों हर समय साथ रहते, एक का काम करना, इस बात गायों के लिए घास काट कर लाना, यहाँ तक कि बावड़ी के पास पानी भरने में साथ जाते। ऐसा प्यार था उन्हें कि गांव वालों ने स्कोर और चकोर नहीं कहने लगे थे। लेकिन वक्त अपनी गति से चलता है, दिन गुजरते देर नहीं लगती, पंछी की तरह उड़ जाता है। जल्दी इस गुरु के पति छुट्टियां खत्म हो गई। उसके नौकरी पर जाने के समय भी हो गए। एक नया नया विवाह, दूसरा ऐसा प्यार विश्व में कोई नहीं चाहता था, परंतु मजबूरी और कर्तव्य के सामने मन मारना ही पड़ता है। ना चाहते हुए फौजी को प्रिय पति नौकरी पर जाना पड़ा। घर में केवल सुधू और उसकी सास है। एक तो पति से बिछड़ने की टीस, दूसरी को बेटे की नौकरी पर जाने का दुख। लेकिन दोनों कुछ नहीं कर सकती थी। समय सच को सब्र करने का तरीका सिखाता ही है। इसलिए वे बेटे और पति को याद करते हुए अपना समय गुजारने। सर्दी गई, बैसाखी संक्रांति भी आ गई। हर साल इस संक्रांति को गुरु के गांव में देवता प्राशद फेरे पर आता। बैसाखी फेरे पर आता। परंपरा के अनुसार जब देवता प्राशद गांव में फेरे पर आता, सभी विवाहित महिलाएं हाथ में धूप की थाली लेकर देवता का पुष्प धूप अर्पित करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाते। गांव में परंपरा थी कि विशाख से पहले विवाहित और जो न विवाहिता उस गांव में आती, वह सबसे पहले देवता को पुष्प धूप अर्पित करती। अतः इस वर्ष सबसे पहले देवता को धूप अर्पित करने की बारी नवविवाहिता शुरू की थी। उसके बाद दूसरी महिलाएं बारी बारी से धूप अर्पित करने लगी। जब देवता को धूप अर्पित कर रही थी, देवता के गुरु के चेहरे में चमक आ गई। परंपरा के अनुसार जो महिला सबसे पहले धूप अर्पित करती थी, वह सबसे अंत में वहां से लौटती थी। यद्यपि वो दूसरी महिलाओं से देवता का धूप ग्रहण कर रहा था, परंतु वह कांतियों से बार बार गुरु को ही देख रहा था। सबके द्वारा धूप अर्पित करने के बाद गुरु भी अपने घर को लौट गए। अगली बात जब गुरु पानी भरने के लिए बावड़ी के पास गई थी, तो वहां उसकी गुरु से पुनः भेंट हो गई। गुरु ने औपचारिकता निभाते हुए गुरु के चरण स्पर्श किए और उसे मुहारे के लिए, नाश्ते के लिए अपने घर जाने को कहा। गुरु ने उसके निमंत्रण पर व्यवस्था व्यक्त करते हुए कहा, जब मैं देवता के साथ किसी उत्सव में जाता हूँ तब मैं किसी के घर में भोजन नहीं कर सकता, अतः तुम्हारे घर मुहारे के लिए नहीं आ सकता। मुझे ये ज्ञात नहीं था। ये कहते सूर्य अपने घर की तरफ मुड़ गए। जरा सुनो, पीछे से गुरु ने आवाज दी। मैं गुरु की आवाज से झटकी और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी। देवता प्राशद की धार पर जल्दी ही नामी का मेला होने वाला है। गुरु ने कहा, उसमें अवश्य आना, वहां रात भर नाटी लग जाती है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। गुरु उससे मेला के प्रस्ताव देते हुए बोला, हाँ, नावली के बारे में मैंने सुना है,
लेकिन मैं रात को बाहर नहीं ठहर सकती। सूर्य ने उत्तर दिया, क्यों? एक तो मेरे घर में बुजुर्ग सास है, उनकी देखभाल करनी होती है, दूसरी मेरी गाय प्रसूता होने वाली है, वह कभी बच्चों को जन्म दे सकती है। यदि रात भर नहीं ठहर सकती तो दिन में आ जाना और शाम को लौट जाना। गुरु ने कहा, ठीक है, दिन में आने का प्रयास करूंगा। कैसे भी न बनना, मैं तो अपना वादा निभाने की खातिर महावीर मेले को आई थी, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ ऐसा खेड़ा खड़ा होगा, लोग मेरे आने का इस तरह गलत अर्थ निकालेंगे। मैं अपने पति को जान से भी अधिक प्यार करती हूँ, फिर मैं अपने पति के सिवाय किसी अन्य पुरुष के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? अगर गुरु मेरे प्रति लगाव रखता है तो उसमें मेरा क्या कसूर? गुरु मन में विचार करने लगे। उसका ध्यान तब भंग हुआ जब द्वैत पुरुष के पास से करनाल और अनसुनिए की ध्वनि से उसकी तंद्रा टूटी और वे वर्तमान में आ गई। उसे बुजुर्गों द्वारा कहीं एक कहावत याद आई कि लोग किसी भी तरह से जीने नहीं देते, हर बात का गलत अर्थ निकालते हैं, इसलिए सुखी रहना है तो लोगों की बातों में आकर के निराश नहीं होना चाहिए। ये सोच कर उसके मन में एक विश्वास का संचार हुआ। उसने अपने आंसू पहुंचे और एकदम अपनी जगह से उठी और अपने गांव की पटकनी की तरफ कदम बढ़ा दिए। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुरेश सुंदरेशन, तमिल और अंग्रेजी में लिखते हैं। ये अच्छे अनुवादक भी हैं। इनकी कहानियों की पुस्तक भाग्यश्री इतनी लोकप्रिय रही कि इन्हें तमिलनाडु के ख्याति प्राप्त सम्मान सुजाता हुए मई से नवाजा गया। इनकी एक और पुस्तक है म्यूजिक विदाउट बाउंड्रीज। आज आप अंग्रेजी में अपनी कहानी सुनाएंगे। Thank you, sir. First, let me thank the academic science academy and Srinivas Joshi ji. And it's a big honor and privilege that I'm reading this story out in front of the great Bhairappa. It's a gift that I would never have thought I would have got. So let me start with the story. Jamal came to the kitchen with a young boy and told us, he will be the kitchen help. I looked at our cook, Salimullah, and raised my eyebrows. He jutted out his lower lip to indicate he had no idea either. Jamal, our owner, rarely believed in anyone. He operated under the impression that everybody was out to rob him of his hard-earned money. So who was this young person and how did Jamal know him? Nagalu, that was a boy's name, was good with words. He quickly understood the fears and aspirations of people and tailored his speech accordingly. We all worked in an Irani chai shop. It was named Al Fatah in Boyguda, Secunderabad. A couple of days after joining us, Nagalu convinced the notorious moneylender, Srinivas Gaud, to lend money to our server Yadgiri. He seemed to know more about Yadgiri's finances than Yadgiri himself. Srinivas Gaud, who had not yielded to Yadgiri's pleading earlier, now gave him the money. A grateful Yadgiri told Nagalu, if you only had a degree, you'd have earned lakhs as a salesman in some company. Your tongue will carry you far. Experience has taught me to be wary of smooth talkers, for they hide a lot behind a wall of words. I had a nagging feeling about Nagalu, that we did not know the whole truth about him. Then an incident occurred that confirmed my fears. Some days, late at night, after pulling down the shop shutter, we'd all sit together to drink Gudamba, the local liquor. Along with the drinks, there would be mutton biryani from the Alpha Hotel. Sometimes Jamal's brother Rashid would join us. But Jamal himself was against alcohol, and these parties happened without his knowledge. On one such occasion, we had a friend of Yadgiri's as our guest. I forget his name, but he was a salesman and got some rum from a military canteen. While drinking, somebody mentioned that Nagalu was known as Nizambad Nagalu, since he hailed from Nizambad. Yadgiri's friend was excited. Where in Nizambad do you come from? He asked Nagalu. Nagalu was diffident. Why, Anna? What will you do knowing my place? Arey, tell me, I know the whole of Nizambad. I have roamed extensively there. Nagalu laughed and said, Nizambad means
I'm not exactly from Nizamabad. I'm from a small village near Nizamabad. Which village? I've been selling submersible pump in almost all villages. I know the Panchayat chief in each village. Tell me which village you are from and I'll tell you everything about that village. He challenged. Anna, there are no pumps in my village. It's perennially in drought. I came to Secunderabad to escape such conditions. Why talk about drought and famine now when we are enjoying ourselves? Let me fill your glass. So saying, he deftly diverted the topic away from Nizamabad. Next day, I asked Naglu, are you from Nizamabad? You seem to be hiding something from that man. Why will I lie to you? I am from Nizamabad, but we belong to a low caste. My family is very poor and no one respects us there. So I was afraid this man knew about my family and caste. He might say some bad things about us. That is why I did not reveal any details. He was also quite drunk, and you can never predict how a drunkard will behave. By the way, bye, I must say that even when you drink, you are always steady. After this incident, I started observing that Naglu was a cautious person. Jamal had allowed him to sleep in the kitchen. He rarely, if ever, ventured out of the kitchen. And whenever he was out, he kept looking around him as if he's searching for someone. I asked him, are you afraid of someone? Are you afraid that someone will see you? As usual, he laughed at the question and said, why should I be afraid? Why? No one knows me here. Another strange aspect of Naglu was his reluctance to talk about girls. You would expect a boy like Naglu, 20 years of age, to talk about girls incessantly, but he never spoke about girls. On the other hand, Jamal's brother Rashid, who was almost the same as Naglu, had only girls in his thoughts. During our drinking sessions, he would speak continuously about girls, cursing them or praising them. During one such session, a half-drunk Rashid asked Naglu, no girl seems to fall for me, but Naglu, I'm sure girls will fall all over you when they hear you speak. So tell me, how many girls have you cheated? I saw the smile vanish from Naglu's face to be replaced with anger. But Rashid did not notice it. He was busy drinking. After the next night, he asked again, you haven't told me how many girls you have cheated. Naglu was tense and was scared that he would hit Rashid. At the same time, Yadgiri loudly shouted, if you have cheated a girl, made me a high-class girl, and started laughing. Rashid joined him. Naglu was extremely angry, but there were tears in his eyes. To save the situation, I exclaimed, hey, doesn't that scooter sound like Jamal's? Instantly, Rashid got up from his chair and said, Abhay Maki, don't tell bye, I was here, and ran out the back door. The next night, we had a liquor party again. During such parties, I would sing old Hindi songs. Yadgiri sometimes sang Telangana folk songs with Naglu providing the rhythmic support using the table as a tabla. Salimullah would also start singing off-key in his unbearable voice. I started singing an old Mahendra Kapoor song, lyrics of which were by Sai Vidyanvi. It went, Chalo ek baar fir se ajnabi ban jaaye hum dono. What's the song's meaning, Imran Bhai? Asked Naglu. The Shair says, let us become strangers again, so that we can fall in love all over again, I said. So is it possible to forget the past by? Can we restart our lives? Can we erase who we are? Naglu's voice quivered. Before I could answer, Yadgiri was thoroughly drunk, shouted, no, your past will always haunt you. Salimullah said, Abhay Jarak, past does not affect anybody. See our local Dada, Sataya, he has one wife and one setup. He is involved in so many dark deeds, yet he lives a happy life. His past does not affect him at all. No, the past is like a betal on Vikram's shoulder. It will never leave you. If it doesn't catch up with you in this birth, it will do so in the next, said Yadgiri. Oh, he started talking philosophy, which means he's fully drunk, said Salimullah, and laughed loud. I could see that Naglu was feeling sad. When Naglu noticed I was observing him, he smiled at me and started being his usual self. A few months passed. One night,
We were about to close the shutters. Naglu went out to get himself a pan. He came back in a hurry. He looked very nervous and kept glancing at the road. Finally, he turned to me and said, Imran bhai, can you pull down the shutter and lock it from outside? You can open it again in the morning. I thought I heard panic in his voice. What's the problem? I asked him. Nothing, bhai, he replied. Please do this for me today. I put the shutter down, locked the hotel and took the key. The following morning, I came early to open the shutter. Naglu was missing and the door of the kitchen was open. Thinking he would have gone somewhere nearby, I started boiling milk and brewing tea. Naglu did not appear. When Jamal came in, I told him of Naglu's disappearance. Jamal was unconcerned. He'll come. Where will he go? Was his answer. But Naglu did not return. And I started getting concerned. I asked the shopkeepers near my hotel if they had seen Naglu in the morning. I also checked with the milkman who delivered milk. No one has seen him. No one had any idea where he had gone. Yadgiri was very agitated. I consoled him by saying, he's a young fellow. I feel he ran away from his house due to some fight. Maybe he got homesick and is back with his parents now. Yadgiri was not convinced. I'm scared by, he said. It must have been more than 2 months after Naglu's disappearance. Then on a Sunday morning, someone knocked on my door. I opened it to see Yadgiri standing in front of me. Imran bhai, dress up. I want you to come with me. Why? I asked. I'll tell you on the way. Come immediately. I put on my shirt and trousers and came out. Yadgiri was on one scooter and his friend was on another. I sat behind Yadgiri. He was agitated and spoke very fast as he drove. Bhai, please don't panic. My friend delivers milk in the Shankarmat area. While delivering milk, he saw a dead body that resembled Naglu. So he came to me, I cannot face this alone. If it is Naglu, that's why I called you. My heart started beating faster and I could not believe what I heard. I don't think it will be Naglu, Yadgiri. Your friend is probably mistaken. Yadgiri could not control himself. Between sobs, he said, I think so. But if it is Naglu, he could not finish the sentence. Yadgiri was silent for the rest of the way. We arrived in a gully in the Shankarmat area. Yadgiri's friend stopped in front of a small hotel called SV Tiffin Stall. A line of lorries stood on the opposite side of the hotel. The area behind the lorries was being used as a urinal. It was stinking. Yet a small crowd had gathered there. I kept praying that it should not be Naglu. We pushed aside a few people and went forward. Naglu was lying in a pool of urine. Somebody had hit him on his head with a stone. The blood which had oozed from his head had dried. A knife was sticking out of his stomach, and the assailant had smashed his face, maybe with a stone. One eye was stolen and the nose was broken. It was a grotesque sight. The police jeep arrived. The constable guarding the body saluted the inspector who got down from the jeep. Where is the owner of this hotel? The man came forward. Who is this person? Asked the inspector. I don't know much about him. He said his name was Prasad and he came from Karnool. He had a way with words. So I gave him a job. I never thought he had any enemies. Yadgiri started sobbing uncontrollably. Thank you. इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्रीनिवास जोशी जी, परिचय के मुताबिक नहीं है। ये जितने अच्छे लेखक नाटक हैं उससे भी अच्छा ये प्रशासक रहे हैं। जब ये हिमाचल भाषा संस्कृति विभाग के निदेशक था तो हिमाचल की बहुत बड़ी पौध साहित्य क्षेत्र में, संस्कृति क्षेत्र में, नाटक क्षेत्र में जो उन्होंने तैयार की थी और उनको नई दिशा दी थी। हम इनका स्वागत करते हैं और ये अपने कहानी का वाचन करेंगे। कोरा का आदरणीय श्रीनिवास जोशी। मेरी कहानी का शीर्षक है कोरा कागज। माँ बाप के मरने के बाद वो इस संसार में बिल्कुल अकेला था। रहने का कोई ठिकाना नहीं था, भूख मिटाने को निवाला नहीं था। बाप की बनाई झोपड़ी उसके मरने के बाद साहूकार ने 4 मंजिला फ्लैट में बदल डाली थी।
6 साल के उसको साहूकार घर ले आया था और शुरू हो गया था उसकी जिंदगी का बददुमा सफर। कब सवेरा होता और कब शाम, उसे पता नहीं चलता था। एक मोटी सी गाली से उसकी नींद खुलती थी और साहूकार, उनकी भार्या, तीनों बाबा लोग जब टीवी देखकर रात 12 बजे सोने जाते तब वो सारी बत्तियां बुझाकर मकान के तहखाने में चटाई पर पड़ जाता। यही उसका बिछौना था। बाबा लोग तो गरम गरम गद्दे पे सोते थे, ऊपर से रजाई। मजाल है कि ठंड कहीं से गुजर जाए। ठंड को भगाने को वो तो बस अपने आप को सिकोड़ लेता था। उसके घुटने उसके छाती से जुड़ जाते थे। गोल मटोल सा पड़ा रहता वो इसी तरह। चटाई ही उसकी रजाई थी और चटाई ही उसका गद्दा। मेम साहिबा गिनकर 2 रोटी उसे देती थी नमक के साथ। कभी वो बड़ी मेहरबान हो जाती थी तो एक अदद प्याज भी उसे मिल जाता था। मेम साहिबा में एक बात तो थी कि जब वो घर में होती तब खाना स्वयं बनाती थी। वो उनकी मदद करता था, जैसे सब्जी काटना, आटा गूंदना, प्याज लहसुन अदरक को सिलबट्टे में पीसना। दूध घी बादाम अंडे से पले मुस्टंडे से बाबा लोग उससे जब वो सिलबट्टे पर काम कर रहा होता तब बुद्धि पकड़ चांटा खेलते थे। यानी या तो आपको बुद्धि सिर का पिछला भाग हाथ से छुपाना होगा, नहीं तो चांटा पड़ेगा। अब अगर वो बुद्धि छुपाए तो सिलबट्टे का काम हो जाए, मेम साहिबा की डांट और मार खाए। अगर ना छुपाए तो बाबा लोगों की मार खाए। एक और खाई दूसरी ओर खट। मेम साहिबा इस पर कुछ न कहती बल्कि अपने जायों की इस करतूत पर खूब हंसती। घर में शाम का खाना वाना कम ही होता था। अक्सर कोई न कोई पार्टी किन्हीं बड़े साहब के घर होती रहती थी और जब नहीं हो तो बाबा लोगों के कहने पर डिनर आउट हो जाता। उसे मालूम होता था कि डिनर आउट और पार्टी आउट होने पर उस शाम उसे दिन की बनी सूखी रोटी मिलेगी। ये अक्सर होता था। उस दिन उसे ऊपर बैठकर तब तक रात भी बितानी पड़ती थी जब तक साहूकार और उनका परिवार लौट न आता था। साहूकार को और उनकी पत्नी रात को समय अपनी चाल भूल जाती थी। वे डगमग से चलते थे और वो अवाक। न जाने ऐसा क्यों होता था। उसने जानना तो चाहा था पर जानने में भी अंदरूनी डर, इसलिए बेहतर ही उसने चुप्पी में ढूंढी थी। उसकी तो वही चटाई और बेखबर नींद, मोटी गंदी गाली जो उसे हर सवेरे शाम से पहले पड़ती लगती थी। उसे लगता था कि वो अभी सोया था और अभी उठा दिया गया है। फिर वही दिनचर्या, झाड़ू पोछा चौका बर्तन कपड़े धोना, उनमें इस्त्री करना, बुद्धि में चाटा खाना जो सभी के लिए मनोरंजन होता, ब्राउनी और ब्राउनी को बाहर घुमाना। कई बार वो सोचता कि काश वो ब्राउनी होता। कितने ठाठ है कुत्तों के। छाछ दही के साथ रोटी मिलती है, 10 खाना चाहे तो 10, चाहे भूख कितनी भी हो उसे तो 2 ही मिलती है, वो भी नमक के साथ। उनके लिए बिछौना भी है, अपना घर भी है और जिसे बाबा लोग डॉग हाउस कहते हैं, उसके लिए तो मायूस और उदास तहखाना की ही उसकी रिहाई। क्या कुत्तों से बदतर जिंदगी उसने बितानी है? क्या वो कभी इन फटे कपड़ों से बाहर आ सकेगा? क्या उसके पैर में कभी जूता हो सकेगा? क्या वो कभी बाबा लोगों की तरह नरम गरम गद्दों में सो सकेगा? कि वो बाबा लोगों के साथ कभी बुद्धि पकड़ चाटा खेल सकेगा? तभी उसे अपने बापू की याद आई जो कहा करता था, एक खुदा है जो हर किसी की सुनता है। वो अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं करता, बस उसे याद करने की देरी है। वो खुद आकर सारी तकलीफें दूर करेगा। अब खुदा मिलेगा कहाँ? वो कहाँ रहता है? किस तरह से उसे मिला जा सकता है? वो कैसा दिखता होगा? अवश्य बूढ़ा होगा क्योंकि वो तो उसके पिता के जमाने का है। उसके मन ने खुदा के बारे में कई सवाल खड़े कर दिए। उसने ठान लिया कि जब मेम साहिबा उसे सब्जी आदि लेने भेजेंगी तब वो खुदा का पता जरूर लगाएगा और उससे अपनी सारी तकलीफें बयान करेगा। वो घर से बाहर निकला, एक लाल बक्सा उसे दिखाई दिया। जाने क्यों इसे जड़ दिया था जमीन पर। एक राहगीर से उसने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, बुद्धू ये डाक का बम्बा है,
इसमें जिसके लिए चिट्ठी डालो उसे मिल जाती है। और वो काला काला क्या लिखा है इसमें? इसमें वक्त दिया होता है जो जताता है कि चिट्ठी किस समय निकलेगी, यानी पक्का होता है कि चिट्ठी निकलेगी ही निकलेगी। वो खुश हुआ कि खुदा को अगर मैं चिट्ठी लिखूं तो समय से खुदा को मिल जाएगी। उसे खुशी थी, उसे खुदा का पता बगैर ही हुज्जत के मिल गया, पर उसे तो पढ़ना लिखना आता नहीं। उसकी चिट्ठी लिखेगा कौन? शायद वो भैया लिख दे जो दूसरे घर से आते हैं सब्जी खरीदने। उसने उन भैया से पूछा तो वो चिट्ठी लिखने को तैयार हो गए। अगली बार सब्जी लाने से पहले उसने एक टुकड़ा सफेद कागज और पेंसिल कहीं से जुटा दी। मन ही मन सोच लिया कि वो खुदा को लिखवाएगा कि किसी बच्चे के माँ बाप को उससे उसकी छोटी उम्र में मत छीना कर, उसे बड़ा तो होने दिया था। वो लिखवाएगा कि इंसान से कह दो कि कुत्ते और आदमी के बच्चे में के बीच इतना फर्क मत किया कर। आदमी के बच्चे को भी भूख लगती है, ठंड लगती है। वो लिखवाएगा कि गुड्डी पकड़ चाटा खेल बंद होना चाहिए, ये उनके साथ खेलना चाहिए जिनके सिलबट्टे से काम नहीं करना होता है। वो लिखवाएगा कि जूते नहीं तो चप्पल तो दिलाया कर ना अपने बच्चों को। तपती जमीन में पांव झुलस जाते हैं, पत्थर कंकड़ चुभते हैं, ठोकर लग जाए तो खून बहता है। ऐ खुदा, तू तो सब कुछ देखता है और भूत बना रहता है। ऐ खुदा, एक बात और सुन, हर बच्चे को पढ़ने लिखने का मौका तो दिलाया कर ताकि तुझे चिट्ठी लिखवाने के लिए किसी और को ढूंढना न पड़े। शुक्रिया, पर ये सब करने में मेरे पिता कहते थे कि तू सुनता है, सुन लेना मेरी भी, पहरा न बना लेना, तुम्हारा छोड़ है। बस यही नाम तो सुना था उसने साहूकार परिवार से। अपना नाम तो न जाने क्या था, वो माँ बाप के साथ ही गुजर गए। ये सब सोचते वो लंग सब्जी वाले के पास पहुंच गया। बड़ा उत्सुक था कि आज उसकी चिट्ठी खुदा को मिल जाएगी और कल एक नया सवेरा आएगा। उसने कहा, भैया का इंतजार किया। काफी इंतजार के बाद सब्जी वाले अंकल से पूछा कि वो भैया आज नहीं आएंगे क्या? उन्होंने कहा, नहीं, वे लोग तो पैसे वाले हैं और तू तो जानता है पैसा बोलता है। सब लोग गर्मी पड़ते ही पहाड़ को चले गए हैं, वो भैया भी चला गया है। अरे वहां भी तो काम होगा ना, काम कौन करेगा? वही तेरा भैया। तो उसकी नजर सफेद कागज पर पड़ी जिस पर पेंसिल की रेखाएं कभी नहीं पड़ेंगी और आंखें रुआसी हो गई। उसने सोचा कि उसका दुख खुदा कभी नहीं सुन सकेगा। दूर एक फिल्मी गाना बज रहा था, मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया। उसकी वजह से उसे तो पूरा का मतलब ही पता। धन्यवाद। कहानी के बारे में जब हमने निर्मल वर्मा जी को यहाँ यशपाल सचिन पीठ के लिए बुलाया और वो आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, वही आज मैं रिपीट कर रहा हूँ। जीवन में राजनीति का भयंकर प्रकोप फैलता जा रहा है। हमें अपने शब्दों में शक्ति लानी है, नहीं तो रहिए राजनीति का अनुचर बनकर। हर कहानीकार को या कवि को एक दुर्लभ सत्य को पहचानना होगा कि उसकी कहानी या कविता इतनी पवित्र है कि राजनीति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अन्यथा देखिए, साहित्य का दुरुपयोग होते हुए ये गुलाम बन जाएगा, मतलब साहित्य गुलाम बन जाएगा और हम इसे गुलाम नहीं बनने देंगे। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो साहित्य को गुलाम नहीं बनने देंगे। मैं अपने सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कहानी पढ़ी और ये भी अच्छी बात है कि हमने ठीक समय पर 4 बजे आज का प्रोग्राम समाप्त किया है। और जो 13-14 लोग यहाँ बैठे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो बैठे रहे और हमारी बात को सुने। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं तो कहती हूँ कि हम कहानियां सुनते नहीं, कहानियां देखते हैं। जैसे जैसे कहानियां सुनाई जा रही थी वो तस्वीर हमारे माथे में खींचती चली जा रही थी। बहुत बहुत आभार श्रीनिवास जी आपका और बाकी सभी कथाकारों का।
यहाँ आए और आपने इतना अच्छा कथा पाठ किया। With this we conclude the session and thank you to the audience. हमारा अगला सत्र 4:30 बजे शुरू होगा और उसका शीर्षक रहेगा मीडिया, लिटरेचर एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इससे पहले कि आप लोग जाएं, हमारी तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट। सब लोग गैलरी में अगला सत्र 4:30 बजे। धन्यवाद।